हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वणकम एंड सत श्री अकाल। आपका न्यू फाइव स्टडी पे स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये चैप्टर सारे बच्चों को लगभग इंतज़ार रहता है। ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों इंतज़ार रहता है। ठीक है, ये तो हमारा मेंटलिटी कहता है, लेकिन ये बहुत ही टर्म 2 के एग्ज़ाम को लेके टर्म 2 का एग्ज़ाम को लेकर ये काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग आज हम हलवा बना के ख़त्म कर देंगे। देखिए कैसे। चैप्टर का नाम है, चैप्टर 8 है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उससे पहले हमारा जो है एक मोटिवेशन है, उसको देख लेते हैं। नाउ लेट्स गो। हाँ, कहता है बच्चों, क्या लिखा हुआ है जरा देखते हैं। कहता है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। क्या लिखा हुआ है? जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। वाह 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 वाह, क्या लिखा हो। देखिए, कह रहा है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। देखिए, आप बिल्कुल मत घबराइए कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही है, आपको पढ़ना भी है, बहुत सारे काम भी करना है। ठीक है, आपको लगता होगा कि सारा मुसीबत जो है मेरी ही जिंदगी में क्यों है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, वही बोल रहा है कि खिलाड़ी भी जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। बेहतरीन का मतलब बेस्ट। ठीक है, भगवान उसी को मुसीबतें ज्यादा देते हैं। ठीक है, जो जानते हैं कि वो इन मुसीबतों से निपट सकता है। ठीक है, जो इन चैलेंजेस को झेल सकता है, इन चैलेंजेस से निकल सकता है। नहीं तो बुड़बकमन सबको की पता रहेगा हाँ कि कैसे चैलेंज से निकलना है। दर्द सबके एक से हैं। दर्द लगभग सबके एक से हैं कि हमको नंबर लाना है, हमको अच्छे नंबरों से पास करना है। ठीक है, पढ़ाई सबको कर रहा है ना। पढ़ाई करने का किसी को मन नहीं करता। दर्द दर्द तो सबको करता है, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कैसे? कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए अपने जीवन में कभी भी उदास मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि भगवान पे आप भरोसा रखिए और अपने मेहनत को एकदम कंटिन्यूली करते रहिए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट our chapter. Okay, our chapter is how do organisms reproduce. ऑर्गेनिजम्स जो है रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, वही चैप्टर है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन उसको हम एक अलग स्लाइड पे समझ लेते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन ये क्या होता है? रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब हो गया ऑब्टेन करना, कोई चीज उत्पन्न होना, कोई चीज है जो उत्पन्न होना। और री यानी फिर से कोई चीज है जो उत्पन्न हो रहा है, उसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कोई पेरेंट है, ठीक है, उसी के जैसा प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग क्या हो गया? पैदा हो गया, ऑब्टेन हो गया। इसी के सिमिलरली क्या हो गया? ऑब्टेन हो गया। तो इसको हम नहीं कहते हैं कि ये रिप्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे कह सकते हैं कि नहीं? तो यही मीनिंग है रिप्रोडक्शन का। इज दैट क्लियर? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। यही बात कर रहा है कि रिप्रोडक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों, ठीक है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है न्यू इंडिविजुअल्स, नया इंडिविजुअल्स अपने ही जैसे। ठीक है, रिप्रोडक्शन इंश्योर्ड कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन क्या बताता है कि लाइफ वो है जो अर्थ पे एग्जिस्ट करवाते रहता है। अगर मान लिया जाए एक बंदा क्या बोलता है, एक इंसान, जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जैसे मान लिया यहाँ पे एक सोनू है। ठीक है, एक सोनू नाम का एक लड़का है। ठीक है, वो कभी शादी नहीं किया। ठीक है, तो शादी नहीं किया तो फिर इसके तो कोई प्रोजेनी नहीं आएगा, कोई भी बच्चा नहीं आएगा। तो ये क्या होगा कि 50 साल का होगा, फिर 60 साल का होगा, फिर 80 साल का होगा, फिर जाके फिर डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तब जब मर जाएगा तो इसका कोई अस्तित्व तो नहीं रहा, इसके जमीन जायदाद, इसका घर ऐसे ही रह गया। ठीक है, तो इसका तो कोई वंश ही नहीं चलेगा। तो इसका है जो आगे नाम कोई लेगा,
नहीं लेगा, ठीक है, तो इसका तो लाइफ यहीं पर एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो इस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति अगर रिप्रोडक्शन नहीं करे, शादी नहीं करे, ठीक है, तो क्या बोलता है, उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है, इसलिए लाइफ को अगर बनाना है तो रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। रिप्रोडक्शन ए ब्रिज टू हेरिडेटरी ट्रांसमिशन, ये एक ब्रिज है, क्या है, एक ब्रिज है जो हेरिडेटरी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी कि हेरिडेटरी कहने का मतलब है पेरेंट्स का जो भी कैरेक्टर है वो ट्रांसफर होना, ट्रांसमिशन होना। इज दैट क्लियर? ठीक है, वो मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया था, अगर नहीं आपने देखा तो उसको जाके देखिए। हम लोगों ने हेरिडेटरी एंड एवोल्यूशन चैप्टर में उसको बहुत ही अच्छे से समझाया कि पेरेंट्स का जो कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है। इट इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूटी it involves the continuation of the character from the parents to daughter cells by the copying of the DNA। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी, डी से डीऑक्सी, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है बच्चों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द सेल। अभी हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, कि अगर मान लिया आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, ये सेल है, ये क्या है बच्चों? ये सेल है, ठीक है, लिखा क्यों नहीं रहा है? हाँ, सेल है, ठीक है। अब इसमें है जो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स होते हैं, इस टाइप के क्रोमोसोम्स, ठीक है। इस क्रोमोसोम में ही एक चीज छुपा होता है जिसके हम लोग बोलते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो है जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है बच्चों? जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल। काम नहीं कर रहा, पता नहीं, पेन कभी कभी काम नहीं करने लगता है, कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ जाइएगा। अब देखिए, अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, अब यही सेल है जो मान लिया अगर ये फादर है या पेरेंट्स, मान लिया सीधा सीधी पेरेंट्स है, पेरेंट्स से ट्रांसफर होके किस में आते हैं? बच्चों में आते हैं, डॉटर्स में, डॉटर हो या सन हो, या फिर सन हो, किसी में भी आ सकता है। ये वाला सेल किस में ट्रांसफर हो गया? इसमें ट्रांसफर हो गया। तो इसमें जो क्या बोलता है, ये क्रोमोसोम्स है बच्चों, ये इन्हीं का क्रोमोसोम ना आया, तो इन्हीं का क्रोमोसोम आया, यानी इनका है जो कुछ ना कुछ कैरेक्टर, तो कुछ ना कुछ तो बच्चों में शो करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर पापा क्या बोलता है, खाना खाते समय पानी पीते थे, तो बचवा भी है जो खाना खाते समय पानी पीने लगा, है ना, ये कैरेक्टर इसमें आ गया। अगर पापा का है जो बाल क्या बोलता है, घुंघरूले थे यानी कर्ली हेयर्स थे, तब बचवा के हेयर भी कर्ली हो गया, है कि नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि गुणों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कैरेक्टर का क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसप्लांट हो रहा है। वो किससे कैसे हो रहा है? वो डीएनए से हो रहा है। कैसे हो रहा है बच्चों? डीएनए से। इसलिए इसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, जेनेटिक्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? वही बोल रहा है, इट इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द डॉटर सेल बाय द कॉपिंग ऑफ द डीएनए। देखिए, डॉटर इसको इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि कोशिका जो होता है ना, उसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं, वो लगभग स्त्रीलिंग है, इसलिए उसको डॉटर बोल रहा है। सन सेल ने ऐसे इसलिए बोलता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द सेल। कॉपिंग ऑफ द डीएनए इज ऑल्सो नॉट अ फुल प्रूफ एक्सरसाइज, इवन अ मिनट्स चेंजेस बीइंग अबाउट वेरिएशन इन द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग। देखिए, ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा एकदम कॉपी हो जाता है कि पापा के जैसा ही पैदा हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ उसमें जो चेंजेस आ जाता है, जिसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। इसको भी हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। द यूजफुल वेरिएशंस आर द रिटेनेड, द यूजफुल वेरिएशन आर रिटेनेड व्हाइल द हार्मफुल वन डज नॉट गो बियॉन्ड। देखिए, अब जो भी क्या बोलता है, हार्मफुल होता है वो वेरिएशन दिखता नहीं है, और जो मैंने यूजफुल होता है वो वेरिएशन दिख जाता है, जिसको हमने आपको बताया था रेसेसिव थ्रेट और डोमिनेंट थ्रेट, जो मेंडलीफ ने किया था, सॉरी मेंडल ने किया था, मेंडल ने हेरिडिटरी वाले में, ठीक है। एक्चुअली वेरिएशन हेल्प्स द स्पीसीज टू विथस्टैंड ड्रास्टिक इन्वायरमेंट। वेरिएशन क्या करता है कि लोगों को स्टैंड करने में मदद करता है इन्वायरमेंट में। कैसे? अगर सोनू के जैसा, किसके जैसा,
अगर सोनू की तरह दिखने वाले बच्चे बहुत सारे पैदा हो गए तो क्या वेरिएशन तो पैदा हुआ ही नहीं। अब तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया कि कौन सोनू है, अब कौन ये है। अब मान लो अगर सोनू ने लड़ाई किया तो सोनू को जाके पीटना था, तो जाके मोनू को पीट दिया, है कि नहीं। तो इसीलिए कहता है कि वेरिएशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, जो करता है इन्वायरमेंट में विथस्टैंड करने के लिए मदद करता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, कह रहा है कि द यूजफुल वेरिएशंस आर रिटेनेड व्हाइल देयर हार्मफुल, वो तो पढ़ा दिया मैंने। द एक्चुअल वेरिएशन हेल्प्स इन द, ये पढ़ा रहा था। द एक्चुअल वेरिएशन हेल्प्स द स्पीसीज टू विथस्टैंड द ड्रास्टिक इन्वायरमेंट, ठीक है, चेंजेस, thus the save the species from the becoming extinct and promotes its survival for the longer time। अब कह रहा है कि वेरिएशन खत्म ना होवे, ठीक है, इसीलिए इन्वायरमेंटल इफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है। दस द सेव द स्पीसीज, इन स्पीसीज को हम लोग को सेव करना चाहिए ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो। एक्सटिंक्ट माने होता है विलुप्त हो जाना। क्या हो जाना बच्चों? विलुप्त, गायब हो जाना, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना होवे। एंड प्रोमोट, और उसको है जो उत्साहित करना चाहिए टू सर्वाइवल फॉर अ लॉन्गर टाइम, ताकि वो लंबे समय तक क्या कर सके? सर्वाइवल कर सके। जैसे डायनासोर्स क्या थे, ज्यादा समय तक ये क्या बोलता है, उन लोग को प्रमोट नहीं किया गया, जिसके कारण वो लोग एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। This inbuilt tendency of the variations is the fuel for environment evolution, ठीक है। इस तरह का वेरिएशन जो है फ्यूल एक साबित होता है, फ्यूल साबित होता है, ठीक है, लहर, ठीक है, लहर बोलिए या फिर ईंधन, ठीक है, साबित होगा एवोल्यूशन के लिए, क्रांति लाने के लिए, ताकि कोई भी जीव है जो एक्सटिंक्ट ना होवे। आज के जमाने में देख रहे हैं कि टाइगर है जो एक्सटिंक्ट हो रहा है, ठीक है, उसको बचाना चाहिए हम लोग को। इज दैट क्लियर? रेप्रोडक्शन, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेप्रोडक्शन। क्या बोल रहे पढ़ने वाले हैं? कहता है कि सर रेप्रोडक्शन करने के कितने तरीके हैं। तो रेप्रोडक्शन करने के तरीके नहीं बता रहा हूं, रेप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। reproduction, okay, reproduction is divided into the two kinds, that is called the asexual reproduction and sexual reproduction। asexual reproduction and sexual reproduction, ये क्या होता है मैं आपको अगले स्लाइड पे समझाता हूं। reproduction, okay, reproduction is divided into two kinds, that is called the asexual reproduction। ये क्या हो रहा है, भाग जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उतना लिखेंगे नहीं, ठीक है, समझ लीजिए क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मतलब, देखिए अ मतलब क्या हो गया? नहीं। अ का मतलब नहीं, जहां पे भी ए लग जाता है उसका मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो असेक्सुअल करने का मतलब ओनली सिंगल पेरेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगा। क्या करेगा? सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट इसमें क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। पता नहीं लिखाता ही नहीं है, ठीक है, सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा। असेक्सुअल का मतलब हो गया जिसमें डबल पेरेंट, जिसमें पेन का कुछ करना पड़ेगा, अब लगता है चलता ही नहीं है, धोखा दे देता है। क्या लिखा रहा था पता याद नहीं आ रहा, काम ही नहीं कर रहा। डबल पेरेंट काम करेंगे इसमें। कितने पेरेंट्स होंगे बच्चों? डबल पेरेंट्स। इज दैट क्लियर? अब तुम कहा ये कैसे हुआ सर? जैसे कहने का मतलब अगर इसमें है ना सिंगल पेरेंट है ना, तो सिंगल पेरेंट से काम हो जाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है सिंगल पेरेंट से ही काम हो जाएगा, यानी ऑफस्प्रिंग जो है एक पेरेंट से ही काम हो जाएगा। या तो मेल रहे, सॉरी या तो फीमेल रहे तो फीमेल से ही काम हो गया, इसको शादी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मेल है तो मेल से ही काम हो गया, इसका बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें से किसी के झगड़ा झंझट का कोई जरूरत नहीं, झगड़ा ही खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे तो बेचारा को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, तो यहाँ पे मेल भी चाहिए और प्लस फीमेल भी चाहिए, तभी जाके प्रोजेनी क्या होगा? पैदा होगा, यानी कि ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, नहीं तो पैदा ही नहीं होगा, पैदा ही नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो रिप्रोडक्शन क्या है बच्चे? रिप्रोडक्शन दो पार्ट में है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स भाग लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल पेरेंट्स भाग लेते हैं, दोनों, बोथ, ठीक है। इसमें या तो मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसमें क्या है कि मेल फीमेल दोनों नेसेसिटी है। इज दैट क्लियर?
ओके तो यही बात बोल रहा है, सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व्ड, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व्ड, इसमें क्या होता है बोथ पेरेंट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। गीमेट्स नॉट फॉर्मेड, इसमें गीमेट बनता ही नहीं है, इसमें गीमेट्स आर फॉर्मेड। गीमेट्स क्या होता है, ये माने स्पर्म और ओवम, ठीक है, ये देखिए स्पर्म और ओवम है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गीमेट्स बनता ही नहीं है, जबकि इसमें है जो गीमेट बन जाता है। गीमेट वो क्या बोलता है, रिप्रोडक्टिव सेल को गीमेट बोलते हैं। गीमेट किसे बोलते हैं बच्चों, रिप्रोडक्टिव सेल को ही हम लोग गीमेट बोलते हैं, इसलिए ज्यादा घबराइए मत, ठीक है। देखिए प्रोजेनी इज आइडेंटिकली टू पेरेंट, देखिए उसका जो बचवा होगा ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बचवा होगा एकदम हूबहू पेरेंट्स की तरह ही होगा। प्रोजेनी इज आइडेंटिकली टू पेरेंट, वो एकदम हूबहू एकदम कॉपी होगा एकदम माने उसके पेरेंट्स की तरह। प्रोजेनी इज ओनली जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, यहाँ पे जेनेटिकली सिमिलर होगा। जैसे हम लोगों में क्या होता है ना, इंसानों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके कारण हम लोग का फादर का कुछ गुण, मदर का कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर ट्रांसप्लांट होता है, वो जेनेटिकली होता है। हम उनका अगर कर्ली हेयर है तो हमारा कर्ली हेयर हो रहा है, उनका अगर आइस ब्लू है तो हमारा भी आइस ब्लू हो रहा है, लेकिन एकदम हूबहू नहीं हो रहा है, ठीक है। फिजिकली जो है फिनोटाइपिक रूप से हम लोग नहीं सेम हो रहे हैं, हम लोग सिर्फ जीनोटाइपिक रूप से सेम हो रहे हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताया था पिछले चैप्टर में। इज दैट क्लियर? Asexual reproduction is extremely useful as mean of rapid multiplication। देखिए asexual reproduction is extremely useful, बहुत ही यूजफुल होता है, क्यों? A mean of the rapid multiplication, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 ऐसे बनता है। पता है कैसे? दिखाता हूं आपको। It is common in lower plants and animals, ये लगभग किस में होता है, प्लांट्स और कुछ एनिमल्स में होता है। दिखाते हैं हम आपको, पता नहीं है कि नहीं, हाँ है, देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कीड़े, देखिए यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं। असेक्सुअल, कभी कभी पेन बहुत अच्छा काम करने लगता है, रिप्रोडक्शन, देखिए ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अगर मान लिया ये पेरेंट है, ये क्या है बच्चों, पेरेंट, अगर ये पेरेंट्स है, ठीक है, तो पेरेंट्स से क्या हुआ कि 2 गो पैदा हुआ ऑफस्प्रिंग। अब वो 2 गो से क्या हुआ कि फिर इससे जो 2 गो और पैदा हो गया, फिर इससे 2 गो और पैदा हो गया, फिर इससे 2 गो और पैदा हो गया, फिर इससे भी 2 गो पैदा हुआ, फिर इससे भी 2 गो पैदा हुआ, फिर इससे भी 2, तो ये प्रोसेस एकदम चलते रहता है, यानी मल्टीपल होता है। ये क्या है, मल्टीपल टाइम्स डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। जैसे 1 से 2 हो गया, फिर 2 से देखिए 4 हो गया, 2 से देखिए क्या हो गया, 4 हो गया बच्चों, ठीक है, फिर 4 से देखिए 8 हो गया। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब हमारा क्या कह रहा है बच्चों कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली, क्या लिख रहा है, asexual reproduction is extremely useful as means of the rapid multiplication. It is common in plants and animal और प्लांट में क्या होता है, कॉमन होता है। तो कैसे कैसे होता है देख लेते हैं हम लोग। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो चलिए हम लोग समझने वाले हैं कि कौन कौन सा फॉर्म होता है, किस किस में है जो माने किस टाइप से है जो रिप्रोडक्ट और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो पहला पार्ट है फीजन। पहला पार्ट क्या है, फीजन। फीजन का मतलब होता है टूटना, उसको हम लोग फीजन बोलते हैं, ठीक है। फीजन, फीजन का मतलब होता है टूटना। द पेरेंट सेल डिवाइड्स स्प्लिट्स, डिवाइड्स बोलिए स्प्लिट्स यानी टूट जाता है इनटू टू डॉटर सेल्स, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी फीजन, ठीक है। बाइनरी फीजन से हमको एक चीज याद आता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। फीजन क्या है, फीजन पूछ रहा है ना। फीजन 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, फीजन जो है बच्चों 2 टाइप का होता है। एक फीजन होता है बाइनरी फीजन, बाइनरी से हमको लग रहा है कि बाइनरी नंबर पूछ रहा है। और फीजन मल्टीपल फीजन समझाते हैं क्या होता है बच्चों। देखिए बाइनरी से मतलब ही निकल जाता है कि बाइनरी का मीनिंग से ही हम समझ पा रहे हैं कि सर कहीं 2 की तो बात नहीं कर रही है। बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब होता है 2, यानी कि सर ऐसा फीजन माने टूटना।
सर ऐसा टूटना, ठीक है, जो सिर्फ दो ही टूटे। अगर एक सेल है तब कितने सेल्स में सिर्फ टूटा? ओनली 2 सेल्स में, ओनली 1 और 2 सेल्स में टूटा। तो इस टाइप के फिजन को, टूटने को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। मल्टीपल का मतलब बहुत सारा सर फिजन। अगर एक सेल था तो एक सेल से बना 2, 2 से बना 4, 4 से बना 8, ठीक है, इसी तरह से ये प्रोसेस चलते चला गया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? मल्टीपल हो गया, मल्टीपल टाइम्स हो गया, तो इसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। इज दैट क्लियर? क्या हम लोग आगे बढ़े? ओके, यही बात कर रहा था बच्चों कि बाइनरी फिजन, द प्रेजेंट सेल डिवाइड्स इनटू द ओनली 2 डॉटर सेल्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन। देखिए जैसे यहाँ पे बाइनरी फिजन इन अमीबा, अमीबा में क्या है कि अगर ये मान लिया ये अमीबा है बच्चों, ये हमारा क्या है, अगर गौर से देखें तो ये हमारा अमीबा है। ये अमीबा है, जो अमीबा कितने पार्ट में डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है? देखिए ये पीछे से ऐसे जो ऊपर की तरफ खिंचा रहा है और नीचे की तरफ खिंचा रहा है, और खिंचाते खिंचाते कितना, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग डॉटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स, ठीक है। देखिए ये तो न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। ये बाइनरी फिजन किस में होता है? अमीबा में हुआ। अब कह रहा है कि स्प्लिट्स इनटू द मेनी सेल्स इज कॉल्ड द मल्टीपल फिजन। अगर बहुत सारे पार्ट में अगर डिवाइड हो जाता है तो उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं, जैसे मनुष्य में। अब देखिए ये बात यहीं पर वही लिखाया हुआ, ठीक है, अमीबा में कैसे बाइनरी फिजन होता है। अमीबा यहाँ पे है, अमीबा से देखिए यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है जो क्या होने की कोशिश कर रहा है? डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है। खींचते खींचते बहुत खिंचा गया, खिंचाते खिंचाते 2 गो प्रोजेनी में कन्वर्ट हो गया, डॉटर सेल्स में, ठीक है। बर्डिंग क्या होता है? बर्डिंग, अब हम लोग समझने वाले बर्डिंग। बर्डिंग का मीनिंग से ही समझ में आता है बच्चों, ठीक है। बर्ड निकलना, बर्ड मतलब होता है कली, बर्ड मतलब होता है कली निकलना। कैसे समझाता हूं आपको, पेन ऐसा क्यों काम कर रहा है? देखिए बर्डिंग क्या समझा रहा हूं? बर्डिंग, बर्डी नहीं समझा रहा हूं, बर्डिंग। बर्ड का मतलब होता है कली। फूल में देखते हैं कली, कली निकलती है फूल में। अगर आप देखते होंगे फूल में बच्चों, ठीक है, तो फूल में एक छोटा सा इस तरह से कली निकल जाता होगा, आपने देखा होगा कभी, ठीक है। ये पत्ती नहीं है, ये कली है, बर्ड है, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ ऐसे एनिमल होते हैं बच्चे जिसके शरीर पर बर्ड निकल जाते हैं। जैसे देखिए एक एनिमल का नाम बनाते हैं, ये हाइड्रा है, पता नहीं क्या था, ये समुद्री जीव है, इसलिए डोंट वरी, बी हैप्पी। अब देखिए हाइड्रा का क्या होता है ना, हाइड्रा का शरीर पर है जो एक बर्ड निकलता है। क्या निकलता है? एक बर्ड निकलता है इस तरीके से, उसी के जैसा। देखिए ये उसके ऊपर बर्ड निकला, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि 3 महीने बाद, 3 महीने 4 महीने बाद क्या हुआ कि यह जो अलग हो गया, क्या हो गया? अलग हो जाएगा। कैसे? देखिए दिखाते हैं। ये उसका पेरेंट था और ये इसका प्रोजेनी निकल के छपाक से भाग गया। यहाँ से निकल के ये क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट जीवन अब वो फिर जीने लग जाता है। इज दैट क्लियर? तो इस टाइप के रीजन को हम लोग बर्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्डिंग। बर्ड बन के कुछ नया प्रोजेनी पैदा हो रहा है। देख रहे हैं अपने पेरेंट के शरीर पर नहीं फूज गया, ठीक है, बर्ड बन के जो निकल रहा है। इज दैट क्लियर? ये बच्चे इसमें भी होता है, ठीक है, ये ईस्ट में भी ऐसा ही होता है। कह रहा दिखाइए, अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड एंड आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट बॉडी। बॉडी के पेरेंट्स के बॉडी पार्ट से ही डेवलप हो जाता है। जैसे देखिए पेरेंट का सेल है, अब यहाँ पे से देखिए ये यहाँ पे से न्यूक्लियस है जो क्या हो रहा है, इसी के शरीर पर क्या हो गया आके, मैंने ये जो निकलने की बर्ड बन के निकलने की कोशिश कर रहा है। अब ये बर्ड बन के क्या हो गया? निकल गया। न्यू ईस्ट है जो ईस्ट है, इस ईस्ट में ऐसा होता है। किसमें होता है? ईस्ट में भी बर्डिंग होता है। हाइड्रा, देखिए ये क्या है? हाइड्रा है बच्चों। क्या है बच्चों? हाइड्रा है। ओके, हाइड्रा है। देखिए सॉरी, देखिए हाइड्रा है। तो हाइड्रा में क्या होता है कि हाइड्रा के देखिए ये बॉडी है, बॉडी पर क्या हो रहा है? देखिए ये बर्ड निकलने की कोशिश कर रहा है, बर्ड निकल रहा है ना,
बर्ड निकल रहा, फिर बर्ड है जो देखिए धीरे धीरे जो बढ़ते जा रहा है, ये बर्ड है जो थोड़ा सा बड़ा होकर फिर ये यहाँ पे ऐसा हो गया, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर पूरी तरह से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। इज दैट क्लियर? ये हाइड्रा, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा में कैसा फ्यूजन होता है, सॉरी क्या होता है, बडिंग होता है। ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है। बडिंग प्रोसेस से वो लोग रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब अगला है स्पोर फॉर्मेशन। क्या है बच्चों? स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है समझाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स आर द स्मॉल, स्पोर क्या होता है, मैंने छोटे छोटे दाने, जैसे देखिए यहाँ पे ये एक प्लांट दिख रहा है, स्पाइरोगायरा है, ठीक है, स्पाइरोगायरा, इसमें देखिए यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्स दिख रहे हैं, ठीक है। द स्पोर्स आर द स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, कैसा लाइक स्ट्रक्चर है, बल्ब, छोटा छोटा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप एट द टॉप ऑफ द इरेक्ट हाइफी ऑफ द फंगस प्लांट। एक फंगस प्लांट के ऊपर में है जो क्या बोलता है, स्पैरोंजियम में है जो ये स्पोर्स है जो पैदा होते हैं, डेवलप होते हैं, और वो ऊपर में रिलीज्ड होते हैं, रिलीज्ड इनटू द एयर में रिलीज्ड होते हैं, एंड जर्मिनेट बने हुए जो क्या बोलते हैं, रिएक्शन करते हैं अपने आप में, एंड इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स, और उसके बाद फिर एगो नया इंडिविजुअल बन जाते हैं, लैंडिंग ऑन द फूड और सॉइल। अब यही वाला है जो क्या होगा कि जमीन पर आके गिर जाएगा, क्या गिरेगा, यहाँ पे जमीन पे आके गिर गया, तो ये जमीन पर आके गिर गया तो ये एक बीज की तरह हो गया, फिर बीज की तरह होकर ये क्या बना देता है, फिर न्यू इंडिविजुअल इसी की तरह क्या होता है, पैदा हो जाता है। मैं तो बना दिया ट्री, लेकिन इसी की तरह हो जाता है। इज दैट क्लियर? स्पोर जनरेशन। अब आगे है फ्रेगमेंटेशन। क्या है बच्चों? फ्रेगमेंटेशन समझाता हूं क्या है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इट इज द एक्सीडेंटल प्रोसेस, ये एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है, अचानक से हो जाने वाला प्रोसेस है। व्हेन द ब्रोकन पीसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, व्हेन एंड ब्रोकन पीसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंट्स, ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जैसे कहने का मतलब ये पूरा मैंने फुल ऑर्गेनिज्म था, क्या था, फुल ऑर्गेनिज्म था, यहां से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक होने से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। बताइए तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर एक इंसान है, अगर यहाँ पे एक इंसान है, अगर इसका ये हाथ यहां से कट के है, जो यहां से कट के यहां से कट के इसका हाथ, देखिए यहां से कट के इसका हाथ है जो यहां पे आ जाता है, ठीक है, यहां पे आ जाता है, तो इसी हाथ से एक और नया इंडिविजुअल पैदा हो जाएगा क्या, ठीक है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए तो लेकिन ऐसा इसमें होता है, इंसानों में ऐसा नहीं होता है बच्चों। इज दैट क्लियर? क्या हम लोग आगे बढ़े? ठीक है, अब देखिए क्या है, तो फ्रेगमेंटेशन समझ में आ गया कि अपने पेरेंट्स से ब्रोकन होके कोई पीस है जो कुछ नया इंडिविजुअल में है जो डेवलप हो जाता है, उसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, अच्छा ये स्पाइरोगायरा था, ठीक है, ये स्पाइरोगायरा, वो शायद स्पॉन्जिला है। इज दैट क्लियर? ये स्पाइरोगायरा। इज दैट क्लियर? सॉरी फॉर द मिस्टेक। नाउ लेट्स गो। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेट करना है। जनरेट मैंने समझ लो उत्पन्न होना, फिर से पैदा हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, फिर से पैदा। जैसे रावण को है जो जब श्री राम जी ने जब मारा था, ठीक है, तो एक सर काटते थे फिर से को पैदा हो जाता था, एक सिर काटते थे फिर से पैदा हो जाता है, यानी रीजनरेट हो जा रहा था, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। व्हेन द सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा, प्लेनेरिया, हाइड्रा में भी और प्लेनेरिया में भी, किसमें बच्चों? ये प्लेनेरिया है और ये हाइड्रा है। हाइड्रा में और प्लेनेरिया में डेवलप्स अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर ब्रोकन older part, it is known as regeneration। कहने का मतलब है बच्चों, मैं बस इतना ही समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये पूरा ऑर्गेनिज्म है तो उसके ब्रोकन पार्ट से, क्या बोला, ब्रोकन पार्ट से कुछ नया इंडिविजुअल पैदा हो जा रहा है। देखिए ना, इसके सिर से एगो बच्चा पैदा हो गया, इसके पेट से एगो बच्चा पैदा हो गया, उसके पूंछ से एगो बच्चा पैदा हो गया। ऐसा भी होता है क्या? लेकिन ऐसा होता है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन प्रोसेस। अब देखिए हाइड्रा में इसका सर, बीच वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, इससे एगो पैदा हो गया बच्चा, फिर इससे एगो पैदा हो गया बच्चा, इससे एगो पैदा हो गया, इसको हम लोग हाइड्रा बोलते हैं। इज दैट क्लियर? कैन वी मूव अहेड? ओके, गो। इट इज कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज्ड सेल विच इज ग्रोज लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ये स्पेशलाइज्ड सेल के कारण होता है, ये सिर्फ प्लेनेरिया और हाइड्रा में ही पाया जाता है। इज दैट क्लियर? ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल डायरेक्ट पूछता है कि रीजनरेशन प्रोसेस किन में होता है, तो हाइड्रा, प्लेनेरिया, इसलिए आप एग्जांपल्स को ज्यादा याद रखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ही सहायक होगा। अब देखिए,
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है बच्चों? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये क्या है? वेजिटेटिव से हमको समझ में आ रहा है कि सर कहीं वेजिटेबल की बात तो नहीं कर रहे हैं, तो बोला हाँ ये वेजिटेबल की ही बात कर रहे हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है बच्चे? वेजिटेबल से प्रोपोगेशन होना, दिखाता हूं मैं आपको। अब क्या होता है, अब थोड़ा इसी को समझाते हैं, चित्र समझ लिए। जैसे क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ क्या होता है प्रोपोगेशन में, ये समझाना चाह रहा हूं प्रोपोगेशन में बच्चों, ठीक है। प्रोपोगेशन में मैं बस इतना ही समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई प्लांट है, अगर कोई प्लांट है बच्चों, अगर ये प्लांट है जो नीचे की तरफ अगर क्या बोलता है मिट्टी में सट गया, झुका के इसके सटाने के बाद क्या होता है कि यहां पे मैंने क्या कर दिया, मिट्टी डाल दिया। मिट्टी डालने से इसमें है जो अपने आप क्या हो गया, रूट्स निकलने लग गया। और फिर यहां से अगर तुमने यहां से अगर इसको कट कर दिया ना बच्चे, अगर तुमने यहां से इस प्लांट को अगर कट कर दिया, ठीक है, तो यहां से एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा और फिर ये भी है जो न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। यानी कि सर इसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे माउंट लेयरिंग बोल रहा है, देखिए यहाँ पे जो इसको इस तरीके से मिट्टी से इसको ढक दिया और इससे क्या हो गया, न्यू इंडिविजुअल पैदा हो गया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? या फिर एक और तरीका कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर मान लिया कि ये क्या बोलता है, ये स्टेम है, स्टेम के यहाँ पे है जो मिट्टी से है जो पैकिंग करवा दिया, देखिए पैकिंग कर दिया मिट्टी से, मोइस्ट सॉइल से है जो प्लास्टिक से है जो पहले मिट्टी लगा दिया, फिर प्लास्टिक लगा दिया, फिर छोड़ दिया, फिर कुछ दिन पॉलीथीन से है जो टाइड अप ऑन अ रिटेन मॉइस्चर से, और फिर कुछ दिन के बाद फिर क्या हुआ ना कि इसमें भी कुछ कुछ जड़ें आ जाएगी, फिर यहाँ से इसको कट करके फिर इसको मिट्टी में इस तरीके से लगाया जा सकता है, तो वो फिर ये हो जाएगा। तो इसी को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव मतलब वेजिटेबल से निकल जाना। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझा रहा था अभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बस मैं इतना ही समझाना चाह रहा था, ठीक है, कि देखिए यहाँ पे एक आदमी है, इस पेड़ के है जो यहाँ से इसको है जो कट कर रहा है, कट करने के बाद फिर देखिए इसको यहाँ पे से छांट दे रहा है, कलम लगाना इसको बोलते हैं, ठीक है, कलम लगा के फिर यहाँ से काट के जो इसमें लगा देता है। ये हम लोग है जो क्या बोलता है, गुलाब के पौधों में, रोज में ज्यादा करते हैं। रोज का जड़ नहीं लगाते हम लोग, उसका कलम लगाते हैं। यूजिंग प्लांट कटिंग टू रिप्रोड्यूस प्लांट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्लांट। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड द प्रोपोगेशन प्लांट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आपने आलू खाया है? आलू, पोटैटो में देखा होगा जब आलू कभी मम्मी छीलने उलने के लिए आपको दे देती होगी गलती से, ठीक है, तो कभी कभी देखा होगा उसमें जो कुछ बर्ड निकलता है, ये बर्ड है जो बड़ा हो गया एक प्लांट बन जाता है। आपको पता है जिंजर देखा है? जिंजर में देखा होगा आपने जो बहुत सारे रूट्स होते हैं, ये रूट्स को अगर आप क्या बोलते हैं इसको मिट्टी में लगा दिएगा ना तो इससे भी एगो प्लांट पैदा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये हमारा शायद लहसुन है क्या, पता नहीं क्या है, जो भी है, ठीक है, इसको क्या शायद लहसुन ही है, क्या है ये, पता नहीं क्या है, ठीक है, तो लहसुन टाइप का ही, लहसुन में भी आप ऊपर में देखते होंगे, अगर आप लहसुन को भी अगर आप क्या बोलते हैं मिट्टी में लगा दीजिए तो इससे भी जो नया प्लांट हो जाता है। आपने कुछ ऐसे पत्तों को देखा होगा, ब्राइफिलियम, ये कौन सा पत्ता है? ब्राइफिलियम पत्ता है। अरे हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, ब्राइफिलियम, ब्रायोफाइलम भी बोल सकते हैं। ब्रायोफाइलम एक ऐसा लीफ है, ठीक है, जिसके लीफ से प्रोपोगेशन होता है, जिसके लीफ में ही पैदा हो जाते हैं प्लांट। सोचो तो लीफ से प्लांट पैदा होते हैं। अब ये प्लांट पैदा हुआ, ये लीफ टूट के नीचे गिर गया जमीन पर, यहाँ से इतना ज्यादा पैदा हो जाएगा। तो ये लीफ का क्या नाम है बच्चों? ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम में जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से है जो क्या बोलता है, न्यू इंडिविजुअल्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। इसमें भी ऐसा ही है, देखिए यहाँ पे ऑफसेट से जो यहाँ पे है जो इसी से है जो पैदा हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो क्या आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ये बात समझ में आया कि वेजिटेबल में से ही क्या बोलता है, न्यू प्रोजेनी का पैदा होना। यही यहाँ पे कर रहा है a mode of reproduction in which the part like the stem से हो, रूट से हो, लीफ से हो, develop into a new plant favorable condition में अगर वो डेवलप हो जाता है बच्चों, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई हो तो बोलो, ठीक है। इस पिक्चर को आप अच्छे से देखिए, मैं तब तक के लिए वाटर ड्रिंक कर लेता हूं। देखिए क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, किसमें क्या हो रहा है। ओके, कहां पर थे बच्चे हम लोग? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे थे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेकिन क्या करें,
अगर लगातार कोई इंसान है जो आधा घंटे तक है जो अगर कोई बोलता है ना, तो 4 ml है जो उसके पानी है जो मुंह से निकल जाता है, इसलिए बॉडी डिहाइड्रेट होने लगता है, इसलिए मैंने वाटर ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स क्या है प्रोपोगेशन, इस टाइप का प्रोपोगेशन से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है वो बताता हूँ। प्लांट्स कैन बियर फ्लावर, प्लांट्स है जो फ्लावर बियर कर सकता है, मतलब पैदा कर सकता है, फ्रूट पैदा कर सकता है ईयरलियर देन दोज प्रोड्यूसेस फ्रॉम द सीड्स। ठीक है, अगर वो सीड नहीं पैदा कर पा रहा है तो फ्लावर फ्रूट्स मैंने किसी भी पार्ट से हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। ग्रोइंग बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन दैट हैव द लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द सीड्स। ये कुछ ऐसे प्लांट है बच्चे, जैसे केला का प्लांट हो गया, बनाना, कौन सा प्लांट हो गया, बनाना का प्लांट हो गया, फिर कौन सा प्लांट हो गया, ऑरेंज हो गया, फिर कौन सा हो गया, रोज हो गया, फिर कौन सा हो गया, जैस्मीन हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये सभी जो प्लांट है, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, रोज हो गया, जैस्मीन हो गया, इसका सीड जो है ना, सीड बहुत ही कमजोर होता है। अगर आप इसका सीड लगाइएगा भी ना तो उगेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए क्या करता है ना कि इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, केला का पेड़ डायरेक्ट है जो उसका जड़ से कबाड़ के लाके लगा दीजिए। ऑरेंज में भी ऐसा ही होता है, क्या बोलता है ये रोज में भी है जो मैंने अभी बताया, जैस्मिन का प्लांट में भी ऐसा ही करना है। जेनेटिकली सिमिलैरिटी इज मेंटेन्ड इन द प्लांट्स। ठीक है, जेनेटिकली जो सिमिलैरिटी होता है प्लांट्स में क्या होता है बच्चों, मेंटेन्ड होता है। लाइक अ सुगर केन, रोज, ग्रेप्स बाय लाइंग ऑन और ग्राफ्टिंग। मैंने आपको लाइंग वाला समझा दिया था, उसको काट के जो जमीन में डायरेक्ट काट देना। जैसे गन्ने में क्या होता है ना, गन्ने का स्टेम जो है काट के डायरेक्ट है जो उसको लगा दिया जाता है। जैसे अगर ये स्टेम है तो इसको यहाँ पर इसे काट के इसको है जो यहाँ पे जमीन में क्या कर दिया गया, लगा दिया गया, तो फिर ये भी है जो क्या हो जाता है, न्यू इंडिविजुअल पैदा हो जाता है। इज दैट क्लियर? क्या हमने समझ पाया बच्चे? तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ लिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स गो। देखिए, यही था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिया हुआ, आप इसको देख के समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे यंग प्लांट देखिए, यहाँ पे यंग प्लांट निकल रहा था, रिप्रोडक्टिव रूट्स देखिए, रूट से ही बन जा रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये स्टेम से बन जा रहा था। आगे अब हम लोग पढ़ने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बच्चों, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे बॉडी के बारे में ही जानना है। ठीक है, इसलिए कोई भी बच्चा इसको जो क्या बोलता है नेगेटिवली ना ले। ठीक है, वो अपने माइंड को बस खाली क्लियर रखे कि हमको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखना है। ठीक है, इधर उधर की बातों पे नहीं। ठीक है, क्योंकि बस ये सिर्फ हम अपने बॉडी के अंदर वाले जान रहे हैं। देखिए, हमारे सोशल में, समाज में एक ऐसा मेंटेलिटी बैठ गया है, ठीक है, जिसके कारण इन लोग इन सभी चीज़ों को जो मैंने सब गलत मानता है। पता नहीं क्यों गलत मानता है, हमको नहीं पता, मैं नहीं मानता। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो हमारे बॉडी से रिलेटेड है ना, बॉडी का बात तो जानना चाहिए कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, तब क्या कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? व्हेन रिप्रोडक्शन takes place as the result of fusion between two gametes। ठीक है, एक होता है फ्यूजन, होता है एक फ्यूजन होता है। फ्यूजन करने का मतलब हो गया, फ्यूजन का मतलब हो गया मिलना। फ्यूजन का मतलब क्या हो गया बच्चे? मिलना। जब दो गैमेट आपस में मिलते हैं बच्चे तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन का मतलब तो टूटना हो रहा था ना। ठीक है, व्हेन द टू गैमेट्स मीट करता है बिटवीन टू गैमेट्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। ठीक है, और प्रत्येक पेरेंट से। ठीक है, इट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जब दो गैमेट, अगर ये गैमेट और एक गैमेट जब आपस में बच्चे मिल जाता है, ठीक है, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी दोनों जरूरी है, दोनों चाहिए, दोनों नहीं रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा किस्सा। इज दैट क्लियर? दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन द टू गैमेट्स इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, अब देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ गीमेट्स इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल्स। यानी क्रोमोसोम्स क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, एक्सचेंज करता है क्रोमोसोम्स जो है। ये गीमेट्स कैसे बनते हैं? क्या बोलता है? क्रोमोसोम्स एक्सचेंज करते हैं फ्रैगमेंट्स बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स काउसिंग द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच लीड्स टू वेरिएशन। जो लीड्स करता है वेरिएशन को। देखिए, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं बच्चों, ठीक है, जब भी आप देखते होंगे
ठीक है। अगर कोई भी अगर गीमेट बन रहा है, क्या बन रहा है, अगर कोई भी गेमेट अगर बनता है, ठीक है, तो वो गेमेट में क्या होता है ना, एक सेल में 23 गेमेट सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल में जो है एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब वो जो है जब गेमेट बनता है, रिप्रोडक्टिव सेल बनता है, तो वो 23 हो जाता है, हाफ। जब आप पढ़िएगा सेल डिवीजन में तो ये बताया गया है, ठीक है, क्लास 9th में बताया गया। इज इट क्लियर? अब इसमें से 23 तो आ गया। अब ये 23 क्रोमोसोम्स जो है सेम नहीं होते हैं। क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोलोगस क्रोमोसोम और एक होता है हेट्रोजेनस क्रोमोसोम। क्या होता है समझाता हूं। 22+1 क्रोमोसोम होता है। कहने का मतलब 22 जो होता है ना, होमोलोगस होता है। क्या होता है, होमोलोगस। क्या होता है इसको अभी हम समझाते हैं आपको। देखिए, इसको होमोलोगस बोलते हैं, होमोलोगस। क्या होता है, और ये जो होता है हेट्रोजेनस होता है, हेट्रोजेनस, ठीक है, हेट्रोजेनस होता है। होमोलोगस कहने का मतलब 22 क्रोमोसोम सेम सेम होता है, जैसे एक्स 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 एक्स, यानी ये सब जो है एक्स एक्स जो है ना, सब सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन एक जो क्रोमोसोम ऐसा होता है बच्चे, एक जो क्रोमोसोम ऐसा होता है जो डिफरेंट होता है, जिसको हम लोग अगर वाई अगर इसमें आके जुट गया, क्या आके जुट गया, अगर वाई आके जुट गया तो हम कहेंगे कि बॉय पैदा हो गया। क्या कहेंगे, ये बच्चा क्या हो गया, बॉय पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया, बॉय। समझाते हैं, यानी कि x और y मिलके क्या बन गया, बॉय। और वहीं अगर क्या बोलता है 22+1, यानी कि ये भी x x x x 22 जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो x x थे, और एक जो अलग वाला क्रोमोसोम था हेट्रोजेनस था वो भी आके x वाला जुट गया, यानी कि हम कहेंगे कि x x आके जुट गया, तो हम कहते हैं कि वो गर्ल पैदा हो गई। इज दैट क्लियर? ये है जो क्रोमोसोमल डिफरेंसेस है, जो आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश किया। मुझे पता था कि वो लाइन पढ़ने के बाद नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये वाला पक्का देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? देखिए यहाँ पे वही बातें लिखी हुई है। द फॉर्मेशन ऑफ द गीमेट्स इन्वॉल्व्स द एक्सचेंजेस ऑफ द क्रोमोसोम। जब गीमेट बनता है बच्चे तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। फ्रैगमेंट्स बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वो फ्रैगमेंट करता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एंड काउसिंग द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच लीड्स टू वेरिएशन, जो क्या पैदा करता है, वेरिएशन पैदा करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अच्छा चलिए पहले देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इट ऑक्योर्स मोस्टली इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें होता है बच्चे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इन फैक्ट फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स, यानी हम कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों की फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। यानी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, फ्लावर है। बताइए तो देखिए कैसे है बच्चों, देख लेते हैं हम लोग। फ्लावर को हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों करें, फ्लावर तो सबसे पहले जानिए कि फ्लावर दो टाइप का होता है, क्योंकि फ्लावर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो एक होता है बाय यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर उस फ्लावर को कहते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है, आइदर मेल, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, या तो मेल पेरेंट होगा या तो फीमेल, दोनों में से कोई एक ही पैदा मैंने रहेगा वहां पे। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन इज प्रेजेंट, यानी कि ऐसे एक ऐसा फ्लावर जिसमें या तो मेल पैदा, या तो मेल उसमें होगा, या तो उसमें मेल होगा या फिर उसमें क्या होगा, फीमेल होगा। इज दैट क्लियर? जैसे पपाया, जैसे क्या होता है, जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, ठीक है, तार का पेड़ हो गया, पाल में जिसको बोलते हैं, ठीक है, धतुरा हो गया, ठीक है, जो भी है, ठीक है, धतुरा हो गया, ठीक है, तो पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, ठीक है, धतुरा हो गया, तार का पेड़ हो गया, थार लिखा गया, थार तो कार होता है। ओहो, ठीक है, समझ जाइए।
हिंदी में लिख देते हैं, तार का पेड़ हो गया, ठीक है। और एक क्या है, धतूरा है, धतूरा हो गया। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है। अब देखिए, अब इसका डिक्शनरी से निकाल लीजिएगा क्या नाम होता है इंग्लिश। देखिए क्या है, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें दोनों क्या बोलता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, बोथ मेल एंड फीमेल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों होगा। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लाइक अ स्टीमेन, स्टेमेन एंड कार्पेल प्रेजेंट। स्टीमेन जो है बच्चे क्या बोलता है, स्टीमेन जो है मैं आपको अभी समझा दूंगा, ठीक है। स्टीमेन क्या है, स्टाइल क्या है, स्टिग्मा क्या है, ठीक है। जैसे हिबिस्कस हो गया, हिबिस्कस उसे कहते हैं गुड़हल का प्लांट हो, या फिर हिबिस्कस हो, या फिर चाइना रोज हो, ठीक है। उसमें बाइसेक्सुअल होते हैं, उसमें दोनों गेमेट्स प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? अभी हम आपको समझाते हैं अगले पेज पे। देखिए, ये जो हमारा फ्लावर दिख रहा है, इसी को हम लोग हिबिस्कस बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे बच्चों? हिबिस्कस। क्या बोल रहे थे इसको? हिबिस्कस बोल रहे थे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका पहले सारा पार्ट को हम समझ लेते हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं इसको? सेपल। क्या बोलते हैं इसको? सेपल। ये जो ये डंटी जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं रिसेप्टेकल। क्या बोलते हैं हम लोग? रिसेप्टेकल। क्या बोलते हैं बच्चों? रिसेप्टेकल, ठीक है। ये जो आपको पंखुड़ियां दिख रही है, ओहो, ये जो आपको पंखुड़ियां दिख रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैटल। क्या बोलते हैं बच्चों? पैटल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो क्या बोलता है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, मोटा सा गोल सा, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और ये जो पार्ट है, इसको फिलामेंट बोलते हैं, तंतु। ये पूरा पार्ट को हम लोग स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमन। स्टेमन जो है मेल पार्ट है। स्टेमन क्या है बच्चे? मेल पार्ट है। इज दैट क्लियर? स्टेमन क्या है? मेल पार्ट है। अब देखिए, ये जो ई वाला जो बीच में ग्रीन सा बड़ा सा अंडा जैसा रचना दिख रहा है, इसको पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टिग्मा। ये जो लंबा सा पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल मत मारो, वो वाला स्टाइल नहीं है, ये वाला स्टाइल है, स्टाइल। ये जो गोल वाला पार्ट है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ओवेरी। क्या बोलते हैं? ओवेरी, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट को हम क्या कर सकते हैं? कार्पेल। कार्पेल क्या होता है बच्चों? फीमेल पार्ट होता है। क्या होता है? फीमेल। इज दैट क्लियर? तो स्टेमन जो है मेल पार्ट है। मेन देखिए, स्टेमेन, मेन से ही आ गया समझ में, मेन। कार्पेल, जब ये स्टेमन मेल है तब कार्पेल है जो फीमेल है। कैन वी से दैट? ओके। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये हमारा है रिसेप्टिकल, ये रिसेप्टिकल था, बीच में है ओव्यूल, ये बताया नहीं मैंने, ये ओव्यूल होता है बच्चे, बीच में गोल गोल सा जो दिख रहा है उसको ओव्यूल बोलते हैं। ग्रीन वाले पार्ट को हम लोग सेपल बोले, फीमेल पार्ट को हम लोग कार्पेल बोलो, एंड मेल पार्ट को हम लोगों ने स्टेमन बोला। क्या हम कह सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। मेल पार्ट में सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम लोग एंथर बोलते हैं, जिसमें पोलन ग्रेन्स होता है। नीचे वाला पार्ट को हम लोगों ने फिलामेंट बोला। कार्पेल का ऊपर वाले पार्ट को हम लोगों ने स्टिग्मा बोला। बीच वाले लंबा सा पार्ट को हम लोगों ने स्टाइल बोला। और नीचे में ओवेरी होता है, और जिसके अंदर क्या आता है? ओवम होता है। ओवम या ओव्यूल बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, एटिपिकल फ्लावर। एटिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द फोर मेन roles, namely calyx, that is sepal, corolla, petals, ठीक है, एंड्रोसियम जिसको स्टेमेंस, एंड गाइनेशियम, कार्पेल्स। इसका अदर नेम भी है, वही नाम दिया हुआ है। कार्पेल को हम लोग गाइनेशियम भी बोलते हैं, स्टेमेन उसको एंड्रोसियम भी बोलते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। स्टेमेन, स्टेमेन क्या है? स्टेमेन इज द मेल पार्ट। स्टेमेन इज द मेल पार्ट। मेल पार्ट में दो पार्ट में बटा हुआ, फिलामेंट और एंथर। एंथर 2n क्या है मैं आपको समझाता हूं, 2n क्या होता है, ठीक है। मायोसिस प्रोसेस से पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, जिसको मेल गैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मेल गैमेट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अभी हम आपको सब समझा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। कार्पेल, कार्पेल क्या है? फीमेल पार्ट है, ठीक है। कार्पेल क्या है? फीमेल पार्ट है। कार्पेल का है जो 3 पार्ट में बटा हुआ था, एक था स्टाइल, फिर ऊपर में था स्टिग्मा, फिर बीच में था स्टाइल, फिर नीचे में था ओवेरी। ओवेरी में जो एग सेल बन रहा था ओवम, ठीक है, उसमें 2n सेल होते हैं, ठीक है। एंड सॉरी, ओवेरी में 2n होता है और पोलन ग्रेन में n हो जाता है। अभी समझाता हूँ ये क्या होता है, अब इसको समझ ही लेते हैं। देखिए, एंथर में जब एंथर में, इसे मैं क्यों नहीं समझाता, देखिए तो पूरा लिखाया हुआ है, टेक अ टाइम। हाँ क्या फ्लावर,
देखिए, मैं बस इतना ही बात को समझाना चाह रहा हूं बच्चों, मैं ये बात को समझाना चाह रहा हूं कि क्या बोलते हैं, जो एंथर होता है ना, एंथर, ये जो एंथर है, एंथर में क्या बोलता है, पोलन ग्रेन से जो 2n में होता है, 2n कहने का मतलब है जो डबलेट रहता है, क्या रहता है, डबलेट रहता है। जब इसमें जब गेमेट बनता है, तो जब पोलन ग्रेन्स बनता है, तो इसमें जो सेल क्या एन बन जाता है, क्या बन जाता है, टूट के एन बन जाता है। कैसे इंसान के सेल में जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और जब गेमेट सेल बनता है तब 23 हो जाता है, कि नहीं, 23 और 23 में कन्वर्ट हो जाता है, होता है कि नहीं, ठीक है। तब 46 में से 23 जो कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरीके से इसमें भी होता है ना, 2n होता है। एंथर में कितने होते हैं, 2n। और जैसे ही पोलन ग्रेन्स में जाते हैं, किसमें, पोलन ग्रेन्स जब बनता है, पोलन ग्रेन्स जब बनता है, तो nn में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी होता है, ओवम में भी, ठीक है। ओवेरी में क्या होता है, 2n रहता है, ओवेरी में क्या रहता है बच्चों, 2n रहता है, और ओवम में जाते ही nn बन जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब पोलन ग्रेन इसके साथ यहाँ पे रिएक्शन करेगा, इसके साथ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन करने से इससे क्या होगा, न्यू प्रोजेनी पैदा होगा। देखिए, यही बात कर रहा था, पोलन ग्रेन्स है जो एन में होता है, एंथर जो है 2n होता है, ठीक है। मेयोसिस प्रोसेस से है जो क्या बोलता है, ये एन गैमेट, मेल गैमेट्स बना, और यहाँ पे फीमेल गैमेट बना, एन वाला पार्ट, ठीक है। पोलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा टू द कार्पेल ऑफ द same flower, that is called the self pollination, or the carpel of the another flower, that is called the cross pollination, that is called cross pollination, ठीक है। क्या होता है समझाते हैं आपको। जैसे आपने अभी देखा, अब देखें, तो ये मैं आपको नया स्ट्रक्चर समझाता हूँ, ज्यादा समझाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये एंथर है, स्टेमन, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे क्या हुआ कि एंथर से जो पोलन ग्रेन से जो इस पे गिरा, किस पे, स्टिग्मा पे, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा, ठीक है। अब इस पे जो पोलन ग्रेन से इस पे क्या हुआ, गिरा। तो जब सेम फ्लावर पे, क्या बोला मैं, जब सेम फ्लावर पे ये काम हो रहा है, कांड हो रहा है, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। इज दैट क्लियर, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन उसे कहते हैं जब क्या बोलता है, पोलन ग्रेन से जो क्या बोलता है, स्टिग्मा पर पहुंचना, और क्या बोलता है, फर्टिलाइजेशन करता है, इस पार्ट जो फ्लावर में होता है उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन समझ में आ गया, सेम फ्लावर पे। वहीं डिफरेंट फ्लावर पे अगर ये ऐसा हो गया, क्या हो गया, डिफरेंट फ्लावर पे हो गया। ये मान लिया कि यहाँ पे एक फ्लावर है, मान लिया जाए कि यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है, और क्या बोलता है, यहाँ पे एक फ्लावर है, क्या हो गया, ये फ्लावर तो नहीं है, यहाँ पे एक फ्लावर है। इज इट क्लियर। अब यहां से पोलन ग्रेन से जो इस फ्लावर पे आके गिर गया, इस फ्लावर पे आके गिर गया, ठीक है, तो ये तो दूसरे फ्लावर पे आके गिर गया, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस पॉलिनेशन। इज दैट क्लियर, पॉलिनेशन। इज दैट क्लियर। ये बातें यहां पे लिखी हुई है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वही बोल रहा है कि पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम ऑफ द फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल, कार्पेल का है जो, ऑफ द सेम फ्लावर, दैट इज कॉल्ड द सेम सेल्फ पॉलिनेशन, और द कार्पेल ऑफ द अनदर फ्लावर इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गिर जाए तभी उसको क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। दिस ट्रांसफर ऑफ द पॉलिन्स is achieved by the agents like the wind, water and animals. Animal माने birds, insects। ये क्या बोलता है, ये होता कैसे, जब हवा चला था, हवा चलने के कारण फूल हिला, तो उसका जो एंथर से है जो क्या बोलता है, पोलन ग्रेन्स उस पर गिर गया। या फिर वाटर में है जो वाटर की मदद से ऐसा होता है, पानी पड़ा, उसका है जो पानी की बूंदों की मदद से है जो उस पर जाके गिर गया, ठीक है। एनिमल्स पे, एनिमल से हो सकता है, जैसे कीट पतंग हो गया, तितली हो गया, तितली के पैर है जो क्या बोलता है, पहले एंथर पे टच किया, फिर उस पे जाके फिर उस पे टच किया, तो उसका पोलन ग्रेन्स वहां तक पहुंचाने में ये सब मदद करते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखिए आगे, वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है बच्चे, इसको ध्यान से समझिएगा।
fertilization process. The fusion between the pollen grains and the female egg, it occurs inside the ovary, जो ovary के अंदर होता है, and formation of the zygote. Zygote is produced in this process. Zygote क्या होता है वो समझाता हूँ. जब मेल गैमेट, क्या बोला, जब मेल और फीमेल, जब मेल और फीमेल आपस में मिलता है, ठीक है, जैसे कैसे, क्या बोलता है, ओवम में है जो क्या बोलता है, स्पर्म है जो आके घुस जाता है, तो ये जो पार्ट होता है बच्चे, इसी को हम लोग जाइगोट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जाइगोट. ठीक है, इसको गीमेट बोल रहे थे हम लोग, गीमेट. जब तक फर्टिलाइज नहीं किया उसको गीमेट बोल रहे हैं, और जब फर्टिलाइज करने के बाद इसको जाइगोट बोलते हैं. तो जाइगोट बोलेंगे. जैसे देखिए स्टिग्मा, यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा था, इसको ध्यान से देखिए, कोशिश करें. जैसे ये स्टिग्मा था, ये स्टाइल है, ये क्या, ये स्टिग्मा पूरा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक स्टिग्मा, ये स्टाइल है, और ये ओवेरिक पार्ट है. तो स्टिग्मा पर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आके बैठ गया, पोलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पर बैठ गया. ठीक है, अब पोलन ग्रेन्स नीचे जा रहा है, धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है. नीचे जाते जाते यहाँ पे जाके क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा. यहाँ से जो क्या कर रहा है, धीरे धीरे नीचे जाके यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा. यहाँ पे देखिए बहुत सारे गोल गोल एग्स हैं, एग्स में जो ये फर्टिलाइज करने के बाद है जो जाइगोट बना देगा. इज दैट क्लियर? अब देखिए वही बात कह रहा है. जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रॉयो विद इन द ओव्यूल्स. जाइगोट्स डिवाइड्स द सेवरल टाइम्स टू द फॉर्म्स एन एम्ब्रॉयो विद इन द ओव्यूल्स. ठीक है, जाइगोट बनाता है ओव्यूल माने एम्ब्रॉयो. अब वही जाइगोट है जो बड़ा होकर क्या बनता है, एम्ब्रॉयो बनता है. ठीक है, ओव्यूल्स में. द ओव्यूल डेवलप्स ए टफ कोट एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द सीड. अब वही जो बीज जो है, बीज, ठीक है, ओव्यूल जो है, ठीक है, वो बड़ा होकर क्या बन जाता है, सीड बन जाता है. जैसे ये जो पार्ट है ना, ये बड़ा होकर क्या बनता है, सीड बनता है. यही वाला हम लोग सीड देखते हैं. यही वाला बड़ा होकर क्या बन जाता है बच्चों, सीड बन जाता है. ओवेरी ग्रोज रैपिडली एंड रिपेंस टू फॉर्म्स अ फ्रूट. वही ओवेरी जो है, ये जो मोटा वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला बड़ा होकर क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है. ये वाला है जो बीज बन जाता है, सीड. और ये वाला बड़ा वाला जो क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है. क्या बन जाता है, फ्रूट, डेवलप होने के बाद, क्योंकि जाइगोट मैंने फर्टिलाइजेशन के बाद ये सब होता है. इज दैट क्लियर? While the seed contains the future plants and embryo which develops into the seedling under a suitable condition. ये suitable condition में ऐसा होता है बच्चे. This process is called the germination. ठीक है, इस process को हम लोग क्या बोलते हैं, germination बोलते हैं. यानी कि seed का है जो क्या बोलता है, new individuals में convert होना ही, seed का new individual से ट्री में या प्लांट में कन्वर्जन ही क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं. इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर अगला चैप्टर, अगला पार्ट है जो फटाक से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, उसके लिए 5 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं. ओके ओके. रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, क्या बोल रहा है बच्चों, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. अच्छा, ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है. ह्यूमंस यूज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ह्यूमन कैसा मोड यूज करता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो यूज करता है. ओके, if needs sexual maturation, it needs sexual maturation. Sorry, करा, it needs the sexual maturation. maturation मैंने सेक्सुअली जो मैच्योर हो जाना ये जरूरी है इसमें. which includes creations of the germ cells, which includes the creation of the germ cells, जो बनाता है germ cells like eggs, that is called ova in the female and the sperm in the male partner. कहने का मतलब है बच्चों कि जब हम समझ जाएं कि अगर मेल के अंदर अगर स्पर्म बनना स्टार्ट हो गया है, क्या बनना स्टार्ट हो गया है, अगर मेल के अंदर स्पर्म बनना स्टार्ट हो गया तो हम कह सकते हैं कि वो मैच्योर है. अगर फीमेल के अंदर बच्चों एग बनना स्टार्ट हो गया तो हम कह सकते हैं बच्चों कि वो मैच्योर है. यस, वी कैन से दैट. दिस पीरियड इज कॉल्ड सेक्सुअल मैच्योरेशन. इसको हम लोग सेक्सुअली मैच्योर होना बोलते हैं. इसको हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं. अगर कोई भी इंसान, महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, वो क्या बोलता है, प्यूबर्टी हो जाता है, यानी सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, तो उस एज को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी. क्या बोलते हैं बच्चों, प्यूबर्टी. कैसे दिखाते हैं आपको, जैसे यहाँ पे 2 बंदी दिख रही है, यहाँ पे पुरुष दिख रहा है, ये सेक्सुअली क्या है, मैंने प्यूबर्ड है, यानी कि वो मैच्योर हो चुका है. वो अपने स्पर्म को डेवलप करने के लिए क्या है,
रेडी है, यानी इसका स्पर्म डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है। वहीं अगर इस महिला की बात करें, इस महिला जो यहाँ पे दिख रही है, इसका भी क्या बोलता है, ओवम जो है बच्चे, ओवम क्या हो गया है, माने एग जो है बच्चे बनना स्टार्ट हो गया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, प्यूबर्टी है, यानी दोनों सेक्सुअली मैच्योर है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल है, यहां पे क्या है, मायोसिस प्रोसेस से मेल का है जो स्पर्म बन गया और एग बन गया। ठीक है, मायोसिस प्रोसेस से। अब ये मेल का जो स्पर्म है बच्चे, मेल का जो स्पर्म है कहाँ गया, एग में गया। मेल का स्पर्म देखिए यहाँ पे एग में जाते हैं, इसमें जो घुस गया, घुसने के बाद क्या बोला था मैंने, फर्टिलाइजेशन हो गया प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन के बाद माइटोसिस हो गया, माइटोसिस माने सेल डिवीजन। ठीक है, अब ये जाइगोट बना, देखिए एक सेल से कितने सेल बना, 2 सेल, फिर यहाँ पे मल्टीपल फिजन होने लगता है, माइटोसिस। ठीक है, मल्टीपल ये होता है, माने फिजन होता है, टूटता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से बनते बनते क्या बन जाता है, एम्ब्रॉयो बन जाता है, शिशु बन जाता है। इज दैट क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है। फिर देखिए ह्यूमन बींग्स हैव अ वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल और फीमेल का जो है ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। द फॉर्मेशन ऑफ द मेल जर्म्स दैट इज कॉल्ड द स्पर्म्स, यानी मेल का जो जर्म सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म। टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस, कहाँ होता है, टेस्टिस में बनता है। कहाँ बनता है बच्चों, टेस्टिस में। जो मेल का जो स्पर्म है वो कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है। देखिए ये वाला पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, सॉरी, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है बच्चों, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, अब लगता है ऐसे नहीं होगा, अब ये वाला समझ लीजिए, अब पेन ही नहीं चल रहा, हद हो गया ये जो पार्ट दिख रहा है इसी को हम लोग टेस्टिस बोल रहे हैं। ठीक है, टेस्टिस में जो हमारा स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, मेल का स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है। कैन वी से दैट? ओके। टेस्टिस क्या है, टेस्टिस द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल का जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहीं पर जो है बच्चे, ये टेस्टिस है, यहीं पर है जो स्पर्म का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। एक्चुअली अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटम सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारा पेट है, पेट के ठीक नीचे एकदम लटका हुआ रहता है, दो ठो क्या हुआ रहता है बच्चे, लटका हुआ रहता है स्क्रोटम में। ठीक है, स्क्रोटम से आउटसाइड पार्ट में। It is the meant to kept relatively a low temperature needed for the production of the sperms by the testis। अच्छा, एक बच्चा कहता है कि सर ये लटका हुआ क्यों रहता है। ठीक है, ये लटका हुआ बच्चे इसलिए रहता है क्योंकि इस स्पर्म को बनने के लिए लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। कितना टेम्परेचर की पड़ती है, लो टेम्परेचर का यहाँ पे जो जरूरत पड़ता है, क्या पड़ता है बच्चे, लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है। तो लो टेम्परेचर हमारे बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस है, हमारे बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। उससे भी कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है स्पर्म का निर्माण करने के लिए। इसलिए बॉडी से भगवान ने ये जो हम लोग को बाहर में लटका के रखा है। ठीक है, ताकि स्पर्म क्या हो सके, बन सके। इज दैट क्लियर? आगे देखिए क्या करता है। Moreover, testes release male sex hormone। टेस्टिस जो है ना, मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है बच्चों, वो कौन सा सेक्स हार्मोन है, वो है टेस्टोस्टेरोन। क्या है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन। वो मेल हार्मोन है बच्चे, टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन जो है एक ऐसा हार्मोन है जो मेल सेक्स हार्मोन है, जिसके कारण क्या बोलता है, हमारे मोछ आते हैं, दाढ़ी आता है, हमारा आवाज जो है भारी हो जाता है, हमारे अंदर मर्दानगी होता है। ठीक है, और क्या बोलता है, हमारे बॉडी है जो एकदम टाइट होता है। वो क्यों होता है, महिलाओं तो के मुताबिक, ठीक है, पुरुषों का बॉडी जो है, मसल्स जो है टाइट क्यों होता है, इसी कारण, मेल टेस्टोस्टेरोन के कारण ही। मोच क्यों आता है, महिलाओं को क्यों नहीं आता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण, क्योंकि महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन निकलता नहीं है, मेल में निकलता है। हुज फंक्शन इज इट, उसका फंक्शन क्या क्या है, रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म को रेगुलेट करता है, स्पर्म बनाने का काम करता है। ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन द अपीयरेंसेस सीन द बॉयज, बॉय में क्या क्या चेंजेस सीन होता है वो दिखाता है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के समय में दाढ़ी मूछ ये सब बॉडी वॉडी टाइट हो जाता है प्यूबर्टी में ना, जवानी, इसको जवानी बोलते हैं।
ठीक है, जब मेच्योरिटी होता है। देखिए हमारे ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चे, ये हमारे टेस्टिस है। अभी हमने आपको बताया, ये जो गोल सा आपका पार्ट दिख रहा है ये टेस्टिस है। ये जो लंबा सा पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलता है, डिफरेंस बोल रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोलता है, ये है जो यहाँ से है जो क्या बोलता है, इसको है जो स्पर्म ले जाता है, यहाँ से स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, फिर यहाँ से जाके यहाँ पे स्पर्म डक्ट में है जो क्या होता है, जाके जमा होता है, फिर स्पर्म डक्ट से ये पेनिस के माध्यम से क्या होता है, रिप्रोडक्शन करते समय ये निकलता है। ठीक है, ये पार्ट हमारा पेनिस है, ये वाला पार्ट क्या है बच्चे, पेनिस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझाएंगे आपको। देखिए इसमें भी वही कह रहा है बच्चे, मैं बस इतना ही समझाना चाह रहा था कि ये टेस्टिस है बच्चे, टेस्टिस से क्या बोलता है, स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, फिर यहाँ से ये क्या बोलता है, यहाँ गया। ठीक है, स्पर्म डक्ट से कहाँ चला गया, ये स्पर्म वेसल्स है, स्पर्म वेसल्स में जाके यहाँ पे स्पर्म जमा रह गया। ठीक है, स्पर्म वेसल में ये जो यहाँ पे जाके जमा रहता है इसको सेमिनल वेसल भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जमा रहा, जब भी रिप्रोडक्शन हुआ बच्चे तो ये पेनिस के माध्यम से ये क्या हुआ कि यहाँ से बाहर निकल जाता है। इज दैट क्लियर? बाहर निकल के वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस करता है। कैन वी से दैट? ओके, अब देखिए the sperms along with the secretion of the prostate gland कहाँ था बच्चे, ये वाला है प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द सेमिनल वेसल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द सेमेन। सेमेन का मतलब वही स्पर्म का माने ग्रुप को हम लोग सेमेन बोल रहे हैं, स्पर्म के ग्रुप्स को सेमेन, which released and made to enter into the female genital tract during copulation। जब कॉपुलेशन होता है बच्चे, यानी रिप्रोडक्शन होता है, जब क्या बोलता है, सेक्स के दौरान क्या बोलता है पेनिस जो है उसको कहाँ पे डाल देता है, फीमेल जेनिशियल ट्रैक्ट में, यहाँ पे जाके है जो स्पर्म को क्या कर देता है, छोड़ देता है। स्पर्म को जाके वेजिना में क्या कर देता है बच्चे, छोड़ देता है। हाँ, ये वेजिना में यहाँ पे छोड़ दिया स्पर्म को, फिर यहाँ से जाके है जो फेलोपियन ट्यूब से जो आगे करेगा। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग अभी समझेंगे थोड़ा देर में। ठीक है, देखिए फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, वो किसी में पहले समझ लेते हैं। अब है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहते हैं बच्चे, सारा पार्ट को समझेंगे। ये नीचे वाला पार्ट जो है बच्चे वेजिना है, ये जो खुला सा पार्ट है इसको हम लोग सर्विक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सर्विक्स। ये जो पार्ट है बच्चे, ये जो पूरा वॉर्म जैसा दिख रहा है इसको हम लोग वॉर्म भी बोलते हैं, गर्भाशय बोलो, ये यूटेरस, वॉर्म जहाँ पे बच्चे पैदा माने बच्चे डेवलप होते हैं, वॉर्म। ये जो गोल सा दिख रहा है बच्चे इसको ही हम लोग ओवेरी बोलते हैं, जिससे एग निकलता है। ये जो बच्चे है फ्यूनल यानी फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, उंगली जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है पूरा, ओविडक्ट। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी वही दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये हमारे फीमेल है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये क्या बोलता है, जो भी है। ठीक है, इधर से मतलब वेजिना है, सर्विक्स है, वेजिना पार्ट, फिर यहाँ पे सर्विक्स हो गया बच्चे, फिर ये यूटेरस हो गया जिसको हम लोग वॉर्म बोल रहे थे, यहाँ पे ये ओवेरी हो गया, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओरिजिनली फीमेल्स में ऐसा ही होता है, ब्लूप्रिंट है ये। ओवेरी हो गया, ओवेरी यहाँ पे हो गया, फिर ये वाला जो ट्यूब है दिख रहा है यूटेरिन ट्यूब है, और फिर ये वाला पार्ट को हम लोग फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि नीचे वाला पार्ट पूरा वेजिना है। मैं आपको बार बार चित्र इसलिए दिखा रहा हूं ताकि अभी ये चित्र है जो बहुत याद हो जाए, क्योंकि ये चित्र हमेशा 5 नंबर में आता है। ठीक है, इसलिए आप इसको कंठस्थ कर लीजिए, कंठ पर अस्त कर लीजिए। ठीक है, वेजिना, ये पूरा पार्ट क्या है बच्चे, वेजिना है। ये वाला पार्ट जो है, इतना जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको सर्विक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सर्विक्स बोल रहे हैं। ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं। ये वाला अंदर वाले को पार्ट को जो इंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये जो है जो क्या बोलता है, इससे जो कनेक्टेड रहता है, लिगामेंट ऑफ ओवेरी। ये जो पार्ट है बच्चे, ये तो ओवेरी है ही। ठीक है, ये क्या है, फिम्ब्रिया है, माने अंगुली जैसा रचना होता है, फिम्ब्रिया। ये जो पार्ट है बच्चे, ये फेलोपियन ट्यूब है। क्या है ये, फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये क्या है, ऊपर में जो फूला हुआ पार्ट है बच्चे, इसको हम लोग फुंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुंडस बोलते हैं। ये तो हमारा फेलोपियन ट्यूब हो ही गया। इनफंडीब्यूलम, इसको हम लोग इनफंडीब्यूलम बोलते हैं। ये वाला पार्ट हमारा ओवेरी है। ये वाला पार्ट हमारा क्या है बच्चे,
ओवेरी है, ठीक है। और ये क्या है, बॉडी ऑफ यूटेरस, जिसको हम लोग वॉम्ब भी बोल रहे थे, गर्भाशय। इज दैट क्लियर? क्या आगे बढ़े? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में समझा दिया हूं कि 23 क्रोमोसोम्स जो है, 23 क्रोमोसोम्स जो है एग में, 23 क्रोमोसोम्स जो है स्पर्म में। एग और स्पर्म मिलके क्या बन गया, फर्टिलाइज्ड किया बच्चे, फर्टिलाइज करने से जाइगोट बन गया। जाइगोट में क्रोमोसोम्स की संख्या कितना हो गया, 46 हो गया। सवाल ये पूछता है कि गेमेट में क्रोमोसोम्स की संख्या कितना है, तो 23। गैमेट्स में क्रोमोसोम्स की संख्या जो है, क्रोमोसोम्स की संख्या 23 होता है, वहीं जाइगोट में 46 होता है, ठीक है। फिर जाइगोट है जो डेवलप होकर क्या बनता है बच्चे, एम्ब्रायो बनता है, जिसके शरीर में भी क्या कितने 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, द फीमेल जर्म सेल्स कॉल्ड द एग आर द मेड इनटू द ओवेरीज। कहाँ बनता है, ओवेरी में बनता है बच्चे। अ पेयर ऑफ विच इज लोकेट इन द बोथ साइड्स ऑफ द एब्डोमेन। ये पेयर जो कहाँ लोकेट कर रहा था, एब्डोमेन के, पेट के साइड में लोकेट करता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए व्हेन अ गर्ल इज बोर्न, जब बच्ची पैदा होती है लड़की, द ओवेरी ऑलरेडी कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ द इमेच्योर एग्स। ऐसा नहीं है कि ओवेरी में है जो, जब बच्चा पैदा होता है लड़की, जब लड़की पैदा होती है बच्ची, ठीक है, तो वो उसमें थाउजेंड्स ऑफ द इमेच्योर एग्स होता है, यानी एग्स जो होता है ना इमेच्योर रहता है। क्या रहता है बच्चों, इमेच्योर, यानी मैच्योर नहीं रहता पूरी तरीके से जो है, ठीक है, ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं रहता है, ठीक है, एट द प्यूबर्टी। लेकिन जब प्यूबर्टी आता है, जब उसका मतलब मैच्योरेशन का जब एज आता है, सम ऑफ दीज एग्स स्टार्ट मैच्योरिंग, इनमें से कुछ है जो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय द वन ऑफ द ओवेरी। उनमें से हर मंथ है जो, दोनों में से कोई एगो में से, ओवेरी में से एक बनता ही बनता है। अगर मान लिया पहला मंथ इस ओवेरी से बन गया, तो दूसरा मंथ है जो इस ओवेरी से बनेगा, एग है जो, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, द एग इज कैरियड फ्रॉम द ओवेरी टू द वॉम्ब थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। अब वो एग को कहां से लाता है, अब इसको है जो यहां से फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से कहां पे लाता है, वॉम्ब में लाता है। कहां लाता है, वॉम्ब में लाता है, ठीक है। टू फैलोपियन ट्यूब्स unit into a elastic bags like the structure कर रहा है। टू फैलोपियन ट्यूब्स unit into a elastic bag होता है like the structure called the uterus। उसको कहाँ लेके चल जाता है, कहाँ लेके चल जाता है बच्चों, यूटेरस में लेके चल जाता है। the uterus opens into the vagina, और यूटेरस कहाँ ओपन करता है बच्चे, वेजिना में, थ्रू द कर्विक्स के माध्यम से ओपन होता है, कहाँ पे, वेजिना में। जैसे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एग ही बना कहाँ पे, ओवेरी में, ओवेरी से कहाँ पे गया, फैलोपियन ट्यूब में गया। फिर फैलोपियन ट्यूब में है जब क्या होता है ना, स्पर्म, मैं तो आपको पूरा बताता हूँ। यहाँ से स्पर्म घुस रहा है, ठीक है, वेजिना से स्पर्म घुस रहा है, स्पर्म है जो घुस रहा है, स्पर्म जा रहा है, स्पर्म क्या हो रहा है बच्चों, जा रहा है। जाते जाते क्या हुआ कि यहाँ पे रुक जाता है। अब यहाँ पे जो अंडा इंतजार करते रहता है, यहाँ पे जो है एग जो है बच्चे इंतजार कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आके जो फर्टिलाइज्ड हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे आके बच्चा है जो यहाँ पे आके इससे कनेक्टेड हो जाता है, वॉर्म से कनेक्ट हो जाता है, फिर ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? वही बात है यहाँ पे को कह रहा है कि ओवेरी है जो फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब है जो क्या बोलता है, वॉम्ब में, जिसको यूटेरस बोलते हैं। यूटेरस है जो सर्विक्स में, और सर्विक्स कहाँ पे खुलता है, वेजिना में खुलता है, ठीक है। वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। Elastic bags are known as the uterus. Uterus opens into the vagina through the cervix. Fertilization occurs in the fallopian tube. बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बोलता है कि फर्टिलाइजेशन है जो कहाँ पे ऑक्योर होता है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज ऑक्योर इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल जेनिशियल ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? अब देखिए द फर्टिलाइज्ड एग ऑल्सो कॉल्ड द जाइगोट, जिसमें 2n रहता है, ठीक है। 2n माने 46 क्रोमोसोम्स हो गया। गेट्स इम्प्लांटेड यानी जाके प्लांटेड हो जाता है कहाँ पे, वॉम्ब में, इन द लीनिंग ऑफ द यूटेरस, कहाँ पे हो जाता है, लीनिंग ऑफ द यूटेरस, एंड स्टार्ट डिवाइडिंग, और उसके बाद डिवाइडिंग है जो स्टार्ट हो जाता है बच्चे। एक्चुअली यूटेरस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नॉरिश द ग्रोइंग ऑफ द एम्ब्रॉयो। क्या होता है समझा रहे हैं आपको। हाँ देखिए अब ये क्या है ना कि ये मान लीजिए यूटेरस का बॉडी है, यूटेरस का क्या है बच्चे, बॉडी है। अब ये है जो क्या बोलते हैं, इसको नाभि बोलते हैं। नाभि से बच्चा क्या होता है, कनेक्टेड रहता है। अब इससे जो सारा न्यूट्रिशन है जो माँ है, जो माँ के ये मदर है,
मदर के बॉडी से सारा न्यूट्रिशन बच्चे को क्या होते रहता है, मिलते रहता है। इसी के माध्यम, जिसको हम लोग नाभि बोलते हैं, ठीक है, नाभि से ये कनेक्टेड रहता है, ठीक है। माँ के जो भी माँ खाएगी उसके बच्चे को उतना मिलते चल जाएगा। इज दैट क्लियर? इसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो नाभि है इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। इज दैट क्लियर? देखिए, इफ जाइगोट इज नॉट फॉर्म्ड, अगर मान लिया जाइगोट नहीं बना, द इनर वॉल ऑफ द यूटेरस ब्रेक्स विच काउसेस द ब्लीडिंग थ्रू द वेजिना। अब देखिए मैं समझाना चाह रहा हूं, ये मैं बस इतना ही समझाना चाह रहा हूं बच्चों। ठीक है, अब मान लिया ये वेजिना है, ये क्या है, वेजिना, वेजिना हो गया। अब ये एक बना यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में इंतजार कर रहा है, ठीक है। अब मान लिया एक मंथ में जो है स्पर्म आया ही नहीं, स्पर्म जो है आया ही नहीं, स्पर्म क्या हुआ, आया ही नहीं। तो क्या हुआ कि ये तो जाइगोट बना नहीं, लेकिन यहाँ पे जो क्या होता था ना, यहाँ पे क्या बोलता है, लेयर तैयार रहता था। जब ओवेरी से जो एग बन रहा था, तो इसके वॉर्म पे है जो एक दीवार बन जाती है, क्या बनती है, दीवार बनती है। क्या बनती है बच्चों, एक वॉल बनता है। वॉल क्या होता है ना, ये वॉल रेडी रहता है ताकि ये जो प्लेसमेंट कर सके, बच्चे का प्लेसमेंट करने के लिए अब ये लोग तैयार हो चुका है, ठीक है। अब ये लोग खाना उना परोस के रख ले है, मैंने क्या बोलता है, बेड वेड सजा के रख ले है, ठीक है, लेकिन मेहमान ही नहीं आया, स्पर्म है जो आया ही नहीं। स्पर्म आया ही नहीं तो ये सबको क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तब क्या होगा ना कि अब जाइगोट तो बना नहीं, तब ये क्या होता है ना, यही वाला जो पार्ट है बच्चों, यही वाला पार्ट है जो ब्रेक हो के क्या हो के ब्रेक हो के वेजिना के माध्यम से ब्लीडिंग होता है। क्या होता है, ब्लीडिंग। महिलाओं में ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग होने के कारण ब्लीडिंग होने लगता है बच्चे, जिससे बच्चे कुछ कुछ है जो डर जाते हैं। 13 से 14 साल की उम्र में जो बच्चे नए नए होते हैं वो डर जाते हैं कि सर ये ब्लीडिंग कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वो ब्लीडिंग होने लगता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वो फिर से है जो हर महीने ऐसा काम होता है, जो हर महीने इस प्रकार है जो ऐसा होता है। हर महीना क्या बोलता है, स्पर्म नहीं आया तो वो जाइगोट नहीं बनेगा, एग जो है, और वो इस प्रकार का घटनाएं हर महीने होता है। इस महीने इसी को हम लोग एमसी के नाम से भी जानते हैं, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इज दैट क्लियर? That is called the menstruation. It occurs at a regular intervals at a 28 days. 28 days के रेगुलर इंटरवल पर ये काम होते रहता है। कैसे दिखाते हैं आपको, देखिए। अब ये महिला है 28 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये पहला दिन है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लीडिंग हुआ, क्या हुआ, ब्लीडिंग हो गया बच्चे। ब्लीडिंग तो है जो कुछ दिन तक हुआ, 3 से 4 दिन तक, लगभग 3 to 4 डेज है जो क्या होता है, ब्लीडिंग होता है लगातार महिलाओं को। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 फिर 28 दिन बाद है जो क्या होता है, फिर ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगा। अब कहता है कि सर जब ब्लीडिंग हो गया तो एग को बनने में टाइम भी तो लगता होगा। तो एग को बनने में लगभग इतना टाइम लग जाता है, लगभग 7 से 8 दिन है जो एग फॉर्मेशन में लग जाता है। एग का जो है, अंडे का फॉर्मेशन होने में 7 से 8 दिन हो जाता है, ठीक है। अब इस 7 से 8 दिन में अगर आप लोग क्या बोलता है, स्पर्म अगर वहां भेज भी दें, अगर आप 7 से 8 दिन में यहाँ पे स्पर्म भेज भी दें, ठीक है, तो यहाँ पे तो अंडा रहेगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको 7 से 8 दिन तक रुकना पड़ेगा। फिर 9वां दिन, कौन सा दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन, 15वां दिन, 14वां दिन और 15वां दिन, ये फर्टिलिटी फेज है। इस समय अगर स्पर्म भेजा जाए इन दिनों, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां दिन अगर भेजा जाए, क्या बोलता है, तो वहां पे रिप्रोडक्शन यानी फर्टिलाइजेशन होना एकदम निश्चित है, ठीक है। उसके बाद 16, 17, 18, 19 इन सभी के बीच में भी अगर भेजा जाएगा, ठीक है, स्पर्म, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि शिशु का उत्पन्न नहीं होगा, फिर ब्लीडिंग होती है। इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द एम्ब्रायो, क्या लिख रहा है, द एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन
फ्रॉम द मदर्स ब्लड, मदर के ब्लड से जो वो न्यूट्रिशन लेता है विथ द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लेसेंटा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ फॉर ग्लूकोज, ये लार्ज सरफेस एरिया ऑफ ग्लूकोज देता है बच्चों को। ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू एम्ब्रॉयो, ऑक्सीजन मदर है जो देती है बच्चों को, ठीक है, ग्लूकोज भी देती है और ऑक्सीजन भी देती है मदर को, मदर है जो बच्चों को देती है। ठीक है, बताइए मदर कितना बच्चों के लिए करते हैं? अब बच्चे बड़े होकर मम्मी पापा का इन्हें रिस्पेक्ट भी नहीं करते और कहते हैं कि आप लोगों ने किया ही क्या, जितना किया वो हम लोग उनका मैंने कर्ज उतार नहीं सकते हैं। आगे, सिमिलरली द वेस्ट फ्रॉम द डिप्लॉइंग एम्ब्रॉयो आर रिमूव्ड टू मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा, हम बच्चों का जो वेस्ट जो है वो मदर के प्लेसेंटा के माध्यम से ही है जो क्या होता है मैंने खत्म होता है। द चाइल्ड इज बॉर्न, द चाइल्ड इज द बॉर्न एज द रिजल्ट ऑफ द रिदमिक कंस्ट्रक्शंस ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस आफ्टर 9 months, बच्चा पैदा होता है पक्का 9 months के बाद 36 सप्ताह यानी 36 वीक्स ऑफ द डेवलपमेंट इनसाइड द मदर्स वॉर्म, 9 महीने में बच्चे पैदा होते हैं और 36 सप्ताह लेते हैं। इट इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, इसे को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ये तो हमने आपको प्लेसेंटा वाला बात समझा ही दिया, ये वाला पूरा पार्ट को हम लोग प्लेसेंटा बोल रहे थे। ठीक है, अब देखिए sexual cycle, the sexual cycle in the woman continues up to the age of the 45 to 50 years, लगभग महिलाओं में जो है 45 से 50 साल तक जो है सेक्सुअल पीरियड चलता है। सेक्सुअल साइकिल कहने का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते रहेगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि उसका जो ब्लीडिंग 45 से 50 साल तक ब्लीडिंग होते रहेगा और वो एग बनते रहेगा। ठीक है, आफ्टर दैट द ओवेरी डू नॉट रिलीज एग, उसके बाद है जो ओवेरी क्या बोलता है? एग रिलीज नहीं करेगा। दिस स्टेज इज कॉल्ड द मेनोपाउज, पाउज हो जाता है, क्या हो जाता है? पाउज हो जाता है, बटम मेनोपाउज हो जाएगा। इट ए ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन द वुमेन, ये बताता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो गया? महिलाओं में रुक गया। अब देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि कुछ कुछ है जो हेल्थ के से रिलेटेड बीमारियां भी हो जाती हैं, उसको ध्यान से समझ लेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल बीइंग्स इन द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव, दैट इज फिजिकली इमोशनली सोशली एंड बिहेवियरली। कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है मीन्स अ टोटली वेल बीइंग इन द एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव, वो फिजिकली सही होना चाहिए, इमोशनली भी ऐसा सही होना चाहिए, सोशली और बिहेवियरली, ठीक है, सही होना चाहिए, नहीं तो उसको हम लोग बीमार कहेंगे। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? देखिए कॉन्ट्रासेप्शन, इट इज द ऑडियंस, इट इज अवॉइडेंस ऑफ प्रोजेनी, इट इज अवॉइडेंस ऑफ प्रोजेनी। कॉन्ट्रासेप्शन उसे कहते हैं बच्चे अवॉइडेंस, माने बच्चे से दूर हटना, यानी कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? प्रोजेनी, प्रेगनेंसी लिखा हुआ है, इट इज अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से हटना ही कॉन्ट्रासेप्शन कहलाता है। इट कैन बी अचीव्ड बाय द मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन यानी बच्चा नहीं चाहिए हमको, यानी बच्चा नहीं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं, तो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते तो कुछ मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। पहला मेथड क्या है? फिजिकल बैरियर, फिजिकली है जो आप कॉन्ट्रासेप्शन को रोक लीजिए, या फिर सर्जिकल मेथड से आप उसको रोक लीजिए, या फिर केमिकल मेथड से आप रोक लीजिए। फिजिकल बैरियर से क्या हो सकता है? टू प्रिवेंट द यूनियन ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स, माने एग और स्पर्म को है जो मिलने से रोक देना, मिलने से, यूनियन होने से, ठीक है, मिलने से क्या कर देना बच्चों? रोक देना स्पर्म को। अब ये रोक कैसे कर सकते हैं? यूज करेंगे कॉन्डम का, डायफ्राम का, सर्विकल कैप का, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है कॉन्डम, ठीक है, इसका यूज करके हमें जो दोनों को रोक सकते हैं। सर्जिकल मेथड क्या हो सकता है? ऑल्सो कॉल्ड स्टेरलाइजेशन, सर्जिकल मेथड कहने का मतलब बांझ बना देना, ऑल्सो कॉल्ड स्टेरलाइजेशन यानी बांझ बनाना, स्टेरलाइजेशन माने बांझ बनाना। इन द वैसेक्टोमी इट वॉज द डिफरेंसेस इन द मेल ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट द स्पर्म ट्रांसफर, कहने का मतलब ये है बच्चों, देखिए वैसेक्टोमी क्या है, ट्यूबिक्टोमी क्या है? ये मेल स्ट्रक्चर है, मेल का जो ये देखिए टेस्टिस है, टेस्टिस ही तो हमारा बना रहा था, क्या बना रहा था? टेस्टिस ही तो हमारा बना रहा था, टेस्टिस ही तो बना रहा था स्पर्म इधर से जा रहा है, मैंने क्या किया? नहीं कि उसको यहाँ पे से कट कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया? कट कर दिया, धागे से क्या कर दिया? इसको बांध दिया, धागे से बांध दिया, तब तो ये जाएगा ही नहीं,
स्पर्म ऊपर जाएगा नहीं, तो स्पर्म ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे तो आएगा नहीं, तो जिसके कारण ये क्या हो गया, वैसेक्टोमी हो गया। वैसेक्टोमी मेल में, ट्यूबिक्टोमी फीमेल में। फीमेल में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे एग में एग बना, अब यहाँ से फेलोपियन ट्यूब से जाना ही था कि यहाँ पे इसको कट कर दिया, क्या कर दिया, कट करके धागे से क्या कर दिया बच्चों, बांध दिया है, ठीक है। अब तो स्पर्म अंदर जाएगा ही नहीं, अब नहीं जाएगा तो एग यहीं पर आ जाएगा, जिसके कारण ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसको स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, बांझ बना देना। लड़का बांझ हो गया, लड़कियां भी बांझ हो गई, ठीक है। ट्यूबिक्टोमी लड़कियों में फीमेल में, और वैसेक्टोमी मेल में। इज दैट क्लियर? वही प्रिवेंट टू स्पर्म ट्रांसफर, ट्यूबिक्टोमी, द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट द एग टू रीच, ठीक है। या फिर कॉपर टी लगाएं, लूप लगाएं, इज प्लेस्ड इन द यूटेरस प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कॉपर टी देखिए यही है कॉपर टी, ये कॉपर का टी लगा देते हैं प्रोजेनी में, सॉरी क्या बोलता है फीमेल में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में यूटेरस में है जो क्या बोलता है लगा दिया जाता है, ठीक है, ताकि वहां पे यूनियन ना हो सके स्पर्म का। केमिकल मेथड क्या है कि क्या बोलता है, दवाइयां खा के बच्चों को रोक लेना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, ओसीस इसको बोलते हैं। चेंज द हार्मोनल बैलेंस टू द चेक द एग रिलीज इन द फीमेल्स। अब कुछ ऐसा दवाई खा लिए, ठीक है, दवाई खाने से एग निकल नहीं रहा है, ठीक है, एग को है जो हमने प्रिवेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड ओसी काउसेस द साइड इफेक्ट्स। हाँ, ओसी क्या जो होता है, केमिकल जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होता है बहुत ही क्या बोलता है घातक हो सकता है, साइड इफेक्ट्स भी करता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब देखिए लास्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हेल्थी सोसाइटी नीड्स अ बैलेंस्ड सेक्स रेशियो। जो हेल्थी सोसाइटी होता है वो बैलेंस चाहता है सेक्स रेशियो का, दैट कैन बी अचीव्ड बाय द एजुकेटिंग द पीपल टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस लाइक द फीमेल फोइटिसाइड्स एंड प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। समझाते हैं, एक एजुकेटेड पीपल क्या होता है, वो अवॉइड करता है माल प्रैक्टिसेस ऑफ द फीमेल फोइटिसाइड्स, माने भ्रूण हत्या, यानी महिला बच्चों को यानी गर्ल चाइल्ड्स को किलिंग करना ही फीमेल फोइटिसाइड्स कहलाता है। अब प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी बच्चे का है जो गर्भ में ही सेक्स का डिटर्मिनेशन करना होता है, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे एक्ट बना रखे हैं, ठीक है, कि कोई भी बंदा प्रेग्नेंट माने डिलीवरी से पहले किसी भी बच्चे का सेक्स है जो डिटर्मिनेशन नहीं करवाएगा, और अगर कोई है जो हॉस्पिटल या फिर कोई भी ऐसा करता है तो उसको कड़ी से कड़ी दंड दिया जाता है। अब देखिए एसटीडी रोग क्या है। एसटीडी होता है बच्चे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसा बीमारियां जो सेक्स करने के कारण ट्रांसमिट होते हैं। वो होता पहला होता है एसटीडी बीमारी वायरल है, फिर दूसरा क्या है बैक्टीरियल है। तो वायरल डिजीज सब बच्चा जानता है कि HIV एड्स वाला, एड्स एक ऐसा बीमारी है जो वायरल डिजीज है, सेक्स करने से ही होता है। रॉट्स रैट्स ऑल्सो, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये आप गूगल से जाके सर्च करके है जो इसका मीनिंग निकाल लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट इसका पूछ देता है, ठीक है बच्चों। बैक्टीरियल डिजीज क्या है, कौन कौन सा बैक्टीरिया से हो जाता है, सिफिलिस हो गया, गुनूरिया हो गया, गुनराई, ये सभी जो बीमारियां हो जाता है जिसके कारण आपको कहाँ जाना पड़ जाएगा, हॉस्पिटल जाके इलाज कराना पड़ जाएगा। एड्स वर्ल्ड एड्स डे जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स एक ऐसा बीमारी है बच्चों जो लाइलाज बीमारी है, अगर एक बार हो गया तो खत्म कहानी, ठीक है। इसलिए 1 दिसंबर को है जो एक एड्स डे मनाया जाता है ताकि वर्ल्ड में लोगों को जागरूक किया जाए कि एड्स से कैसे बचें। एसटीडीज आर द कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग द अनसेफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसटीडी रोग कब होता है बच्चे, जब तुम अनसेफ तरीके से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में जाओगे तो एसटीडी बीमारियां होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने चैप्टर यहाँ पे फिनिश कर दिया है, ठीक है। अब यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप है जो कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल जवाब देंगे। इस प्रकार से धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय